New season, new episode, and once again a new beginning. Beginnings हम सबको अच्छी लगती हैं. वो अपने साथ एक्साइटमेंट, एडवेंचर और फ्रेशनेस का पैगाम लाती हैं. और उतनी ही बुरी लगती हैं एंडिंग्स. खासकर जब वो एंडिंग्स थकान, ढल जाने या कुछ अपना, कुछ अच्छा ख़त्म हो जाने का प्रतीक हों. और हमारे लिए सबसे डरावनी एंडिंग है मृत्यु, डेथ. हम इस परम सत्य से इतना अनकम्फर्टेबल हैं कि इसके बारे में जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बात करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते. आपको लग रहा होगा कि एक नई शुरुआत में मैंने द अल्टीमेट एंडिंग डेथ की बात क्यों छेड़ी है. वो इसलिए क्योंकि डेथ को समझे बिना लाइफ को नहीं समझा जा सकता. मैं मानती हूँ कि पूरी ज़िंदगी का मकसद मरने की तैयारी करना होता है और यही मकसद से हम घबराकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं. जब हम अपने अंदर बसे इस मौत के डर का सामना करके आँखों में आँखें डालकर मुस्कुरा लेते हैं तब ज़िंदगी खूबसूरत और बेशकीमती लगती है. लेकिन हम ये कर पाएँ उसके लिए डेथ से रिलेटेड फियर्स को समझना ज़रूरी है. हेलो, नमस्ते. मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं. विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ. मैंने 7 तरह के फियर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें से कोई ना कोई डर हर किसी को सताता है. पहला और सबसे ऑब्वियस डर है फियर ऑफ पेन एंड सफरिंग. अपनी लाइफ टाइम में हमें पेन सहन करना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी तकलीफ़ सहन करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है. और तो और हमारी अवेयरनेस पेन के फोकल पॉइंट की ओर भी बढ़ती है. जिस चीज़ पर पहले हमारा ध्यान नहीं था उसके इम्पोर्टेंस की तरफ फिर से जागरूक हो जाते हैं. जैसे मान लो मैं गिर गई और मेरी 1-2 हड्डी टूट गई. इस पेन के साथ मुझे मेरी बॉडी की इम्पोर्टेंस समझने का गेन भी होगा, बशर्ते मैं इस बात पर ध्यान दूं तो. इसका मतलब पेन और सफरिंग हमारी लाइफ में ग्रोथ और लर्निंग की सीढ़ी हैं. तो फिर डेथ में क्यों ना होंगी. मरने पर हम इस लेवल पर जो लाइफ हमने जी है उससे आगे के लेवल पर जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस को पीछे छोड़ देते हैं. ऐसे में क्या सच में बॉडीली या मेंटल पेन हमें अफेक्ट कर सकता है? पता नहीं. डेथ में तकलीफ़ होगी ये आइडिया हमें अपने स्क्रिप्चर्स, बड़े बूढ़े, ज्ञानी और कल्चरल बिलीफ से मिला है. मुझे याद है मेरे गुरुजी बताया करते थे कि मरने के वक्त 100 बिच्छू के डंक जितनी पीड़ा होती है. ये सुनकर घबराहट तो होनी ही है. लेकिन मुझे लगता है कि ये आइडिया कितना फैक्चुअल है ये हम कह नहीं सकते. शायद रिलीजन्स इस आइडिया को इसलिए बढ़ावा देते हों ताकि लोगों में मरने का डर बन जाए और वो एक धर्मपरायण जीवन जिएं. तो फिर क्या किसी तरह से सच्चाई का थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है? मे बी. क्या आपने NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जिसमें वो मेडिकली डेड डिक्लेयर हो चुके थे. उनके सब वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद हो गए, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो फिर से ज़िंदा हो गए. आप कह सकते हैं कि वो मौत को छूकर वापस आ गए. दुनिया भर में ऐसे कई किस्से सुनने को मिले हैं. स्ट्रेंज बात यह है कि अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स, नेशनैलिटीज़, एज और हेल्थ कंडीशंस के लोगों ने कई सिमिलर बातें कही हैं. ज़्यादातर ने कोई पेन महसूस होने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बताया है
कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि वो कितना पीसफुल और काम महसूस कर रहे थे। ये सुनकर मेरा डर तो बहुत कम हो गया। और आपका? दूसरा सबसे कॉमन डर है कि मैं चली गई तो मेरे परिवार और स्वजनों का क्या होगा, कौन उन्हें संभालेगा, मेरे बिना उनका जीना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए चिंता करने के बजाय तैयारी करना बेटर है। वैसे तो लाइफ में कोई गारंटी नहीं कि कब क्या हो जाए, चाहे कितना भी हमारे अपनों को सिक्योर करने की हम कोशिश कर लें, लेकिन लाइफ को उनके लिए जो चैलेंजेस लाने हैं वो कैसे भी ले ही आएगी। इसलिए उन्हें हर तरह के चैलेंज को फेस करने और अपने बलबूते पर जीवन संभालने की ट्रेनिंग देना, यही बेस्ट सोल्यूशन है। और बाकी उनकी नियति पर छोड़ दो। हमसे ज़्यादा उनकी चिंता उनके बनाने वाले को है। हम इस गलतफहमी में फंस जाते हैं कि हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई हम पर डिपेंडेंट है। ना तो हम में किसी को जीवन देने की ताकत है और ना ही जीवन लेने की, तो फिर जीवन चलाने की ताकत कैसे हम अपनी मान रहे हैं? ऐसा सोचना सिर्फ हमारा सेल्फ इम्पोर्टेंस है, एक इल्यूजन। जिसने यहाँ भेजा है उसे हर बंदे का ख्याल रखना हमसे कहीं बेहतर आता है। थर्ड आता है फियर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता। हम इस बात से कहीं ना कहीं डरते हैं कि मौत कब कहाँ कैसे गले लगा ले, इसका कोई भरोसा नहीं। ये एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। देखा जाए तो हमारे पास एक ही चीज़ की तो सर्टेनिटी है लाइफ में, और वो है डेथ। यही एक फिक्स्ड रियलिटी है कि जो आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा ही। इस बात से मुझे एक स्टोरी याद आ गई। यहूदी राजा किंग सोलोमन अपने दरबार में हर रोज़ प्रजा की फरियादें सुनकर उनकी मुश्किलें हल करते थे। एक दिन की बात है, दरबार में खड़ा एक आदमी बड़ा परेशान दिख रहा था। पूछने पर उसने बताया कि कुछ देर पहले ही रास्ते में उसने मौत के फरिश्ते अज़रैल को देखा, जो उसकी तरफ बड़ी नफ़रत से देख रहा था। उसे यकीन था कि वो उसे ले जाने के लिए आया है। तब सोलोमन, जो एक पैगंबर भी थे, उन्होंने उस आदमी से कहा, अज़रैल तो सिर्फ ईश्वर की कही करता है, फिर भी बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, आप मेरी जान बचा लीजिए, हवा से कहिए कि मुझे हिंदुस्तान ले जाए, जहाँ मैं अज़रैल से दूर होकर बच जाऊँगा। किंग सोलोमन ने ऐसा ही किया और उसे हिंदुस्तान पहुँचा दिया। अगले दिन अपने दरबार में राजा ने मौत के फरिश्ते को देखा और अपने पास बुलाया। सोलोमन ने पूछा, आप ऐसे मेरी जनता को नफ़रत से देखकर उन्हें सताते क्यों हो? उस आदमी को कल आप क्यों घूर रहे थे? तो अज़रैल ने कहा, राजा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं नफ़रत से नहीं, आश्चर्य से देख रहा था। मुझे ईश्वर ने आदेश दिया था कि आज उसकी जान दूर देश हिंदुस्तान में लेनी है। मैं ये सोचकर हैरान था कि एक दिन के अंदर वो इतनी दूरी नापकर भला कैसे पहुँचेगा, लेकिन आज मुझे वो वहीं मिला। देखा, मौत अपने टाइम, डेट, जगह की कितनी पक्की है। बस ये अपने राज हमको नहीं बता सकती। इनफैक्ट यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हमें मोटिवेटेड रखता है। जैसे अगर हमें पता हो कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीना है, तो हम क्या करते हैं? पूरे महीने धीरे धीरे बिना फोकस के उसको बस आगे सरकाते रहते हैं। लेकिन जब हमें ये कहा जाए कि कब सबमिट करना है वो फिक्स नहीं है, जल्द से जल्द भी करना पड़ सकता है, तब उस पर अर्जेंसी और अटेंशन से काम करते हैं। यही चीज़ लाइफ जीने में भी हो सकती है। जब हम इस अवेयरनेस से जीते हैं कि डेथ अनप्रिडिक्टेबल है, तब जीवन में एक पॉजिटिव अर्जेंसी आ जाती है। हम लाइफ को एंजॉय करने के लिए किसी ऐसे कल का इंतज़ार नहीं करते जब चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी। ज़िंदगी के हर पल
और हर रस को कीमती मानकर आज और अब में जीते हैं। चौथा डर जो सताता है वो है फियर ऑफ द अननोन। डेथ के बाद क्या होगा ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है और ये अज्ञातता हमें नर्वस करती है, क्योंकि इंसानों को हर सिचुएशन अपने कंट्रोल में चाहिए। जो चीज़ें हमें पता होती हैं वो हमें सेफ लगती है। कोई भी मिस्ट्री एक अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरह होती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई मिस्ट्री मूवी देखने बैठ जाएं, तो जब तक उसका एंड नहीं देख लेते उठने का मन ही नहीं करता। ये इसके लिए क्योंकि हमारी ब्रेन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। वो अगर किसी चीज़ का हल ढूंढ नहीं पाती तो एंग्शियस हो जाती है, उसके बारे में सोचती रहती है। लेकिन अगर पहले से ही कोई मिस्ट्री नॉवल का एंड पता हो तो क्या उसे पढ़ने में मज़ा आएगा? सरप्राइज़ तो एडवेंचर का पहला एलिमेंट है और लाइफ एंड डेथ का सफ़र एक एडवेंचर से कम नहीं। रोलर कोस्टर की राइड का थ्रिल इसमें ही है कि आगे क्या होगा इसका पता नहीं। सच पूछो तो अगर हमें जीते जी भी मौत के बाद का एहसास पता होता तो कोई भी जिंदा रहना ही नहीं चाहता। सब के सब उस प्रेम, शांति और प्रकाश के सागर से अलग होना स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन ये बीच का पर्दा, वो भूली हुई सच्चाई ही हमें इस लाइफ से जोड़े रखती है। फिफ्थ आता है द फियर ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। कितने सारे अरमान, विशेस, डिज़ायर्स, महत्वाकांक्षाएं लेकर हम लाइफ जीते हैं और डर लगता है कि कहीं इन्हें पूरा किए बिना मैं चला गया तो। मैं पूछती हूँ तो क्या? सपने देखना सबको अच्छा लगता है। सपने खूबसूरत होते हैं। सपने जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन सपने पूरा करना अपने आप में जीवन का ध्येय नहीं, वो तो जरिया है इस जीवन की भरपूरता को महसूस करने का। ड्रीम्स आर मेड फॉर फॉलिंग इन लव विथ लाइफ। लाइफ इज़ नॉट मेड फॉर बीइंग अटैच्ड टू आवर ड्रीम्स। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक बार डेथ के टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन चल रहा था। एक फ्रेंड है जो अपनी लाइफ से इतना खुश है, उससे इतना प्यार करती है कि मरने से डरती है। वो कहती है कि मैं तो 102 नॉट आउट रहूँगी। मैं उसके ये जज्बे को सलाम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपनी लाइफ से भी डरते हैं। अपनी कमियों और परेशानियों के आगे लाइफ की खूबसूरती देखने की कोशिश नहीं करते। अग्रीड कि उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी तकलीफ़ नहीं। लेकिन उसने अपनी तकलीफ़ों में भी खूबसूरती देखने का रास्ता निकाल लिया है। फिर भी उसका ये लंबी लाइफ जीने का सपना और मरने का डर एक तरह का बंधन है जिसने उसे सपनों के पिंजरे में कैद कर रखा है। बाबू मोशाय, लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मेरी फ्रेंड की तरह जिसकी लाइफ बड़ी है, उसे डरने की क्या ज़रूरत? लाइफ तो अपने आप में एक सपना है, खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना। सपने टूटने का डर उसे सताता है जिसे सपने और हकीकत का फ़र्क नहीं पता। ये वैसा ही है जैसे सपने में देखे किसी इमेजिनरी इंसान से प्यार कर बैठना। चाहे कितना भी सपने से लगाव कर लो, लेकिन एक दिन तो जागकर अपनी रियलिटी में आना ही है। और जो इंसान ये सपना देखते हुए उसमें बिना फंसे जाग जाता है, वो कभी नहीं सोता। वो अपनी इच्छा से अपने सपनों की कहानी लिख सकता है। एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो नोटेड फिलोसोफर गुरजीफ की बताई हुई है, जिससे इस डर से ऊपर उठना आसान हो जाता है। अपने आप को बार बार ये कहते रहो, दिस इज़ अ ड्रीम, दिस इज़ अ ड्रीम। इससे धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी और हम इस हकीकत को महसूस भी करने लगेंगे। नेक्स्ट है द फियर ऑफ नो लेगेसी। हम सब जीते जी तो इम्पॉर्टेंट महसूस करना ही चाहते हैं,
लेकिन मरने के बाद भी हमारी वैल्यू को बरकरार रखने की आशा रखते हैं। हम कुछ ऐसा पीछे छोड़ जाना चाहते हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमें किसी न किसी रूप में जिंदा रखे। हम भुलाए जाने से, गुमनामी से डरते हैं। इसलिए ही हम अपने लाइफ का पर्पस समझकर कुछ अचीव करके, कुछ क्रिएट करके जाना चाहते हैं। इसलिए ही हम अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं, अच्छी सोच देते हैं, उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं या उनमें अपने अधूरे सपने ढूंढते हैं। इसलिए ही कुछ लोग किताब लिखते हैं, कोई लीडर बनता है तो कोई संसार छोड़कर साधु बनता है। सब जिंदगी की खोज अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। एक इनसिग्निफिकेंट, निरर्थक जीवन की सोच भी हमें निराशा से भर देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ढूंढ रहे हैं तो अपने आप से ये 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। पहला, वाई आर यू अलाइव? आप किस लिए जी रहे हैं? और दूसरा, फॉर वॉट वुड यू बी विलिंग टू डाई टुडे? ऐसा क्या है जिसके लिए आप आज मरने को भी तैयार होंगे? नाम, शोहरत, इज्जत से भी ऊपर एक ज़रूरत है हमारी। वो है इस बात का सैटिस्फैक्शन कि हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। और इसलिए हम डरते हैं कि हमारे लाइफ पर्पस को पूरा किए बिना चले गए तो जीने का मकसद अधूरा रह जाएगा। हम ये नहीं जानते कि जीवन मिलना ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। हमारा वर्थ हमने कैसा जीवन जिया, क्या क्रिएट किया या नहीं, उससे नहीं होता। हम तो खुद लाइफ हैं, लाइफ के छोटे छोटे टुकड़े जो उसकी पूर्णता का सार अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम ये मानकर जीते रहते हैं कि ज़िंदगी हमारे बाहर कहीं एग्जिस्ट करती है, चीज़ों में, लोगों में, सक्सेस में। हमने एक फॉल्स आइडिया बना रखा है। वी कीप चेजिंग अ नेवर रीचेबल पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हमारी लाइफ का ऐसा वर्जन है जो एक अनअचीवेबल आइडिया ऑफ परफेक्शन है। हम आज जैसे हैं और हमारे पास जो है वो काफ़ी नहीं, इसलिए इस कमी को अपना पर्पस मानकर पूरा करने में लगे रहते हैं। एक फ़र्क है, इन सब अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट होकर अपने अंदर पूर्णता लाना और अपने आप को एक्सेप्ट करके सब कुछ हासिल और क्रिएट करना। और इसलिए जब हम डेथ को समझने और एक्सेप्ट करने लगते हैं तो हमारी लाइफ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू रिकग्नाइज डेथ इज़ टू रिकग्नाइज लाइफ। लास्ट लेकिन सबसे डीप रूटेड फियर है द फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हमें अपने अस्तित्व के मिट जाने से डर लगता है। अपने ना होने की पॉसिबिलिटी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट हम इंसानों के लिए थोड़ा एलियन है। आपको पता है, बहुत पहले 0 या 0 का आंकड़ा होता ही नहीं था, क्योंकि जो है सिर्फ उसे ही तो गिनने की ज़रूरत थी, जैसे 10 बकरी, 5 गाय। जो नहीं है उसका क्या रेलेवेंस। बस यही शून्यता से बेरुखी हमें अपनी पहचान को ज़िंदा रखने के लिए मजबूर करती है। एक्चुअली हमें ये एहसास नहीं है कि हमारे अस्तित्व के 2 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा ईगो सेल्फ। ईगो, आई, अहम और गुजराती का हूँ, इन सब वर्ड्स का ओरिजिन एक ही एंशिएंट अटेस्टेड लैंग्वेज से आया है। हम सोचते हैं कि ईगो यानी एटीट्यूड दिखाना, घमंड करना, लेकिन स्पिरिचुअल टीचर मूजी बताते हैं कि ईगो होता है एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, जिसे ये विश्वास है कि मैं सिर्फ ये शरीर, सोच, बिलीव्स, पर्सनैलिटी, एक्शंस और आइडियाज़ हूँ। मेरा होना इन पर निर्भर है। अगर मैं इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कुछ नहीं। जब से पैदा होते हैं तब से इस तरह से अपने बारे में सोचने की आदत हमें आहिस्ता आहिस्ता डल जाती है, क्योंकि हमारे आसपास भी सब इसी तरह से सोचते और जीते हैं। इसलिए हमें लगता है कि बस यही हम हैं, हमारी बाहरी आइडेंटिटी।
मैं और मेरा में हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक दूसरा पार्ट है जो इन ऊपरी लेयर्स के अंदर कहीं दबा हुआ है। ये है हमारा ट्रू सेल्फ, जो इस लाइफ की हमारी आइडेंटिटी से परे है। ये न कभी मरता है, न इसका विनाश होता है। हम आत्मा हैं, ये ज़्यादातर बिलीव तो करते हैं, लेकिन अपने अंदर छुपे इस खजाने को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हमारी बाहरी आइडेंटिटी, जो एक सपोर्टिंग एक्टर है, उसे मेन लीड का रोल निभाने को उकसाते रहते हैं, जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। फिर शायद कोई एक दिन किसी किताब, कोई बीमारी, शायद एक रिलेशनशिप से हमें प्रेरणा मिल जाए और बाहर के बजाय अपने अंदर ही सच को खोजने लगें, और उस दिन हमारी आत्मा को हमारे मेन हीरो की तरह देख पाएं। और जिस दिन सच से भेंट हो गई, उस दिन अपने बचपने पर मुस्कुरा देंगे। हम किसके मरने से डर रहे हैं? जिस शरीर और पर्सनालिटी को हमने मैं का खिताब दिया है, वो तो हम हैं ही नहीं। जिसे मेरा मानकर हम हक जमा रहे हैं, वो तो कुदरत से हमारे मूल अस्तित्व ने उधार लिया है। इस मैं के मुंह में पड़े कई कैरेक्टर्स के बारे में हमने सुना है, कभी माइथोलॉजी में, कभी स्टोरीज़ में, जैसे हिरण्यकश्यप और रावण, जिन्हें अमर होना था। मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा शायद उतनी भी गलत नहीं जितनी हमें लगती है, बस तरीका गलत है। उसका सबसे सिंपल उपाय है अपने ईगो सेल्फ और ट्रू सेल्फ, यानी बॉडी, माइंड एंड सोल का कंप्लीट इंटीग्रेशन। और जो कड़ी इनको जोड़ती है वो है सांसें। वो सांसें जो निरंतर हमारे जीवन को सस्टेन करती हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। कहते हैं कि हर किसी की जितनी सांसें लिखी हों, वो उतना ही जिएंगे। तो फिर इन सांसों से जुड़ने में कुछ तो बात होगी। कुछ गहरी सांसें लेकर अपने अस्तित्व को जिंदगी से भरना शुरू कर लें। जब एक सांस में पूरा जीवन, पूरी धरती, पूरी कायनात को महसूस करने लगेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये एहसास ही इमॉर्टैलिटी है, अमरत्व है, इटर्निटी है। जिंदगी का तो मापदंड ही मृत्यु से है। हम इसे फुल स्टॉप मानते हैं, लेकिन कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप के बिना कंप्लीट होता है क्या? मैं ये नहीं कहती कि फियर ऑफ डेथ, चाहे खुद के लिए हो या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है या हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी को खोने का दुख, उस करीबीपन को मिस करना, यादों से आंखें नम हो जाना, ये सब एक ग्रीविंग प्रोसेस का पार्ट है, जो जायज़ भी है और ज़रूरी भी। लेकिन इनका पर्पस हमें मौत के प्रति निराश करना नहीं है। ये तो हमें दुख से यारी दोस्ती करना सिखाते हैं। लव बिकम्स ग्रीफ, ग्रीफ बिकम्स मेमोरी, पेन बिकम्स स्ट्रेंथ। पर जहाँ तक किसी के जाने पर मातम मनाने की बात है, उसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। हमारा डेथ की तरफ नज़रिया हमारे कल्चरल व्यू से भी बहुत शेप होता है। ट्रेडिशनली किसी के एक्सपायर हो जाने पर हम बहुत ही सीरियस माहौल बना लेते हैं। इस मुश्किल टाइम में रीति रिवाज और इस सिचुएशन से डील करने के पुराने तरीक़ों को ही बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करते हैं। सपोर्ट के लिए कई लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन क्या पता जो अफेक्टेड हैं उन्हें इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए स्पेस चाहिए या फिर साथ। शायद कई लोगों के लिए यही तरीका कंफर्टेबल हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। जैसे लाइफ एक सेलिब्रेशन है, वैसे ही मेरे लिए डेथ उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन है। मेरे घर में डेथ की बातों को सीरियसली नहीं किया जाता, मजाक में चलती रहती हैं। मेरे बेटे ने मुझसे एक बार पूछा कि कोई कभी भी मर सकता है, तो आप मुझे अभी से बता दो कि आपके मॉर्टल रिमेन्स के साथ क्या किया जाए। मैंने उससे कहा
यार मरने के बाद वो मेरा थोड़े ही होगा कि मैं तब भी अपनी मर्जी चलाऊंगी। आई विल बी फ्री ऑफ इट एंड इट विल बी फ्री ऑफ मी। खैर, उसने मुझे एक बात ज़रूर कही है। एक कंपनी है जो आपके बिलवेड्स के रिमेन से डायमंड बनाकर देती है जिसे आप अंगूठी में पहन सकते हैं। तो शायद मैं एक अंगूठी बन जाऊंगी। एक और तरीका मुझे पसंद है अपनी डेथ को सेलिब्रेट करने का और अपने आप को किसी फॉर्म में ज़िंदा रखने का। वो है ऑर्गन डोनेशन। इससे किसी का भला तो होता ही है, साथ में हम उनके थ्रू अपनी लेगेसी जीते रहते हैं। वो कैसे? आपको पता है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिनमें ऑर्गन डोनर की पर्सनालिटी और ट्रेट्स ट्रांसप्लांट के बाद ऑर्गन रिसीवर में क्रिएट हो गए जो उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी से अलग थे। ये शायद इसलिए हो क्योंकि कई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट मरने के बाद भी अपने ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड करता है। इस फिनोमेना पर क्लेयर सिल्विया ने बुक भी लिखी है, अ चेंज ऑफ हार्ट, जब उन्होंने खुद के साथ ही एक्सपीरियंस किया। सम पार्ट ऑफ अस कीप्स ऑन लिविंग इवन आफ्टर वी डाई। तो ये तरीका हो सकता है ना अपनी डेथ का अल्टीमेट सेलिब्रेशन। एक और स्टोरी सुनाती हूँ जिससे डेथ मातम होनी चाहिए या उत्सव, इस पर आप सोचेंगे ज़रूर। ये एक सूफ़ी स्टोरी है जो उनकी लाइफ और डेथ फ़िलॉसफ़ी बताती है। आपको पता होगा कि शिया मुस्लिम्स मुहर्रम के टाइम इमाम हुसैन, जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, उनकी क्रूर हत्या का मातम मनाते हैं। ज़ोर ज़ोर से रोकर और छाती पीटकर लोग अपना दुख एक्सप्रेस करते हैं। पुराने टाइम्स की बात है, एक बार अलेप्पो शहर में ऐसी ही सेरेमनी चल रही थी। वहाँ एक सूफ़ी पोएट घूमते घामते पहुँचा। उसने ये दर्दनाक चीखें सुनी और लोगों की भीड़ देखकर पूछा, ये किसके लिए आप सब इतने आंसू बहा रहे हैं? ज़रूर कोई महान इंसान होगा, मुझे बताइए ताकि मैं भी उनके सम्मान में एक पोएम लिखूं। लोगों ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें कैसे नहीं पता कि आज मुस्लिम्स के चहीते हुसैन की डेथ एनिवर्सरी है? लगता है तुम शियाइट नहीं हो, इसलिए तुम्हें हमारे इस इम्पॉर्टेंट रिचुअल की खबर नहीं। पोएट बोला, मुझे अच्छे से पता है हुसैन के बारे में, लेकिन मैं आप सबकी अज्ञातता देखकर हैरान हूँ, इसलिए पूछा, क्या आप सब नींद में हैं? याजिद ने जब हुसैन को मारा था वो वक्त तो कब का पीछे छूट गया, लेकिन आप अब भी उसे सीने से लगाए हैं। अगर आपको हुसैन और उनके जैसी पवित्र आत्माओं का ज़रा भी इल्म होता तो आप समझ गए होते कि ये तो खुदा परस्ती के बादशाह होते हैं। जिस दिन इनकी रूह इनके जिस्म से जुदा होकर अपने असली घर जाती है वो जश्न मनाने का दिन है। आप लगता है उनके असली रूप से अनजान हैं, तभी आज उनके जिस्म और अर्थली एग्जिस्टेंस को रो रहे हैं। बस ये कहकर पोएट ने अपने पेन पेपर उठाए और वहाँ से जल्द चल दिया कि कहीं इनकी संगत में वो खुद भी अपने असली अस्तित्व को ना भूल जाए। ओशो की बुक ऑफ सीक्रेट्स में लिखा है, डेथ इज़ इम्पॉसिबल। नो वन हैज़ एवर डाइड एंड नो वन कैन एवर डाई, बिकॉज डेथ इज़ द ओनली इम्पॉसिबिलिटी इन द वर्ल्ड, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ लाइफ। बस यही मेरा भी मानना है कि लाइफ नेवर एंड्स, इट जस्ट चेंजेस एंड मेक्स अस इटर्नल। डेथ इज़ द डोर दैट मेक्स अस मीट इटर्निटी। क्या आप मेरे विचारों से अग्री करते हैं, या आपके पास कुछ विचार, कोई स्टोरी है शेयर करने के लिए? अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में कोई इम्पॉर्टेंट एंगल या कोई टाइप का फियर मैंने मिस आउट कर दिया है, तो आप मुझसे ज़रूर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं।
इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।